माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हो कि आपको मैं लगातार क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो लेक्चर्स काफी समय से देता आ रहा हूं और अब तक कुल मिलाकर मैं 13 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं और इन 13 वीडियो लेक्चर्स के जरिए मैंने आपको क्लास 12th की इस यूनिट का पहला और दूसरा भाग खत्म करा दिया। ये जो भाग शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दिस इज इन रेफरेंस टू प्रदीप नाम की किताब है, जिसको अगर आप खोल के देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स की बहुत ही बेहतरीन किताब है, जिसमें यूनिट 3 को कुछ भागों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को बखूबी खत्म करा चुका हूं। आज शुरू करने जा रहा हूं पार्ट 3। सो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये लेक्चर क्लास 12th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 के तीसरे भाग का पहला वीडियो लेक्चर है और इस पूरी यूनिट की अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में ये 14th वीडियो लेक्चर है। जी हां, सवाल आता है सर इस भाग का नाम क्या है? तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं जितनी भी बातें आपसे करूंगा, हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में ज्यादातर बातें ही हैं। मतलब कि एज सच मुझे कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको नहीं समझाना, क्योंकि अब जितना भी हिस्सा इस यूनिट में बचा है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल है, वो सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग है। मैं कहता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते जाओगे और आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि मैंने बातों बातों में पूरे भाग को खत्म कर दिया। तो विदाउट एनी डिले सीधा शुरू करता हूं। इस भाग का नाम क्या है? तो यूनिट 3 के पार्ट 3 का नाम है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेट एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पहले चुंबक की बात हो रही है। सवाल आता है सर ये चुंबक के बारे में आप बात क्यों कर रहे हो? Why are we actually talking about magnet? So let me tell you कि हमारी इस यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि चुंबकीय प्रभाव बिजली के कारण पैदा हो रहे हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव बिजली के कारण पैदा हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बिजली के कारण आने वाला विद्युतिक क्षेत्र जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट के कारण आने वाला मैग्नेटिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी मच कोरिलेटेड टू ईच अदर। और जब दुनिया के सामने यह पता चल गया कि मूविंग चार्जेस गिव राइज टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स, तब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया और मैग्नेटिज्म की दुनिया को बहुत ज्यादा रिश्ते के नजरिए से, बहुत ज्यादा गहराई के नजरिए से देखा जाने लगा और यह जानने की कोशिश की गई कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कोरिलेट किया जा सकता है। और तभी दुनिया के सामने एक नई फील्ड ने, एक नई फिजिक्स ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। इसके बारे में हम लोग यूनिट नंबर 4 में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म। सो सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म की। ये मैग्नेटिज्म का ओरिजिन हुआ कहां से? यार, दुनिया ने सबसे पहले मैग्नेट के बारे में किस व्यक्ति के कहने पर और किस जगह पे और किस तरीके से जाना? तो मैं बताना चाहूंगा ये बात है आज से कई सालों पहले की, समवेयर अराउंड 600 BC, बहुत पुराना वक्त है। 600 BC में ग्रीस नामक कंट्री के एक छोटे से शहर में जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेसिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेसिया में आयरन का नेचुरली अकरिंग ओर खूब ऊंची ऊंची लंबी लंबी पहाड़ियों के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब सिंपल सी बात है, ये आप भी जानते हैं, क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप पढ़कर आए हैं दैट एवरी मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एज ओर। तो आयरन का जो ओर है वो Fe3O4, जी हां, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, उसकी नेचुरली अकरिंग फॉर्म को जब पहली बार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेसिया, जो कि एक ग्रीस में शहर है, किसने 600 BC से कई सालों पहले की बात कर रहा हूं, यानी अराउंड 600 BC मान लीजिए, ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस नाम के इस वैज्ञानिक ने, इस फिलोसोफर ने पहली बार यह पाया कि उस पहाड़ी के पत्थर कुछ ऐसे हैं कि वो आयरन के पीसेस, निकल के पीसेस और कोबाल्ट के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं।
मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि वो आकर्षित अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं? जी हां, और क्योंकि वो कुछ ऐसी विशेषताएं शो कर रहे थे जिसके कारण वो एक आयरन के पीस या निकल के पीस या कोबाल्ट के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान उस जगह के नाम के बेसिस पे, आई रिपीट माई सेंटेंस, उस जगह के नाम के बेसिस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीसिया था, के बेसिस पे उस पत्थर को नाम दे दिया गया मैग्नेट। दिस इज हाउ द मैग्नेट गॉट इट्स नेम, एंड बिफोर इट कुड बी एक्सप्लेन टू द एंटायर वर्ल्ड कि ये मैग्नेट क्या है, उसका नाम उस समय रखा गया मैग्नेटाइट, जो कि आयरन का नेचुरल ओर था, जिसे ये कहा गया कि इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और क्योंकि दुनिया के सामने उसका नाम आ चुका था मैग्नेट, तो उस मैग्नेट के बारे में अब जगह जगह के वैज्ञानिकों ने विश्लेषण और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और तब कामयाबी हाथ लगी चाइनीज को। चाइनीज लोगों ने उस समय, या चाइनीज वैज्ञानिकों ने उस समय उस मैग्नेट को थोड़ा और डिटेल में जाना, और उन्होंने यह पता लगाया कि जब इस मैग्नेट के टुकड़े को हवा में लटकाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, तो ये अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि ये क्योंकि अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, इट मींस दैट इट शोज डायरेक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अब सवाल आता है, सर ये डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? आपको बता दूं कि पहले के समय में जो मैग्नेट का पीस था या मैग्नेट का टुकड़ा था, उससे जब मैग्नेटिक कंपास बनाया गया, तो मैग्नेटिक कंपास एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, तो हुआ ये कि जब नेचुरल मैग्नेट मिलने लगा, तो उस नेचुरल मैग्नेट का इस्तेमाल करके आयरन पीस, निकल पीस, कोबाल्ट पीस और बहुत सारे अलग मेटालिक पीसेस को रब करके उन्हें मैग्नेट जैसा बनाया जाने लगा। तो उन्हें जब मैग्नेट जैसा बनाया जाने लगा, या जो भी प्रयास हुआ, उससे they were not called as natural magnets, but yes they were definitely called as artificial magnets। तो मैग्नेटिक कंपास कह लीजिए या मैग्नेटिक नीडल कह लीजिए, एक क्लास 12th का स्टूडेंट होने के नाते आप बखूबी जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है और मैग्नेटिक नीडल क्या होता है। तो उस मैग्नेटिक नीडल से बहुत सारे समुद्र के रास्ते या नदियों के रास्ते जाने वाले मुसाफिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की दिशाओं में तलाश करने में उस मैग्नेटिक कंपास की मदद लेते थे, क्योंकि उस समय यह माना जा रहा था कि पृथ्वी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है, और यह मैग्नेटिक कंपास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपने अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। यही वजह है कि उस समय उस पत्थर के टुकड़े को, आयरन ओर के नेचुरली अकरिंग ओर को एक और नाम दिया गया, उसे कहा गया लोडस्टोन, LODSTONE। लोडस्टोन का दूसरा मतलब निकलता है लीडिंग स्टोन। लीडिंग मतलब आपको रास्ता दिखाने वाला। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपसे इन बातों से रिलेटेड एग्जाम में कोई कुछ पूछने नहीं वाला है। फिर एक बच्चा कहता है भाई बताइए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बातें किताब में लिखी है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी चीज अगर आप किताब में पढ़ें या देखें तो आपको ऐसा फील हो कि यार मैंने तो उनका जिक्र नहीं किया। अगर वो सिलेबस का हिस्सा है तो थोड़ी बहुत उनकी जानकारी लेने या जानने या सुनने या समझने में कोई गुनाह नहीं है। तो हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म की, उसमें मैंने अभी जो बातें बताई वो इंट्रोडक्टरी बातें हैं। अब मैं सीधा जंप कर रहा हूं, एक्चुअल बात करूंगा मैग्नेट की। तो मैग्नेट क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैग्नेट एक ऐसा टुकड़ा है जिसे अलग अलग शेप्स में हमें जानने को, सीखने को, समझने को बचपन से मिला है। बट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैग्नेट दैट वी गेट टू सी इज अ बार मैग्नेट। आप अच्छी तरह जानते हैं। और इस बार मैग्नेट को जब दुनिया ने समझना शुरू करा तो बार मैग्नेट के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो क्लास 10th में भी हमें मिली थी। उसी बेसिक जानकारी को मैं यहां रिवाइज कराऊंगा और उस बेसिक जानकारी का इस्तेमाल करके नई चीज पे आपको सीधा जंप कराऊंगा। तो चलिए सीधा बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो हमारा पार्ट 3 चल रहा है। और ये पार्ट 3 किसका चल रहा है? पार्ट 3 हमारी यूनिट 3 का चल रहा है। और हमारी यूनिट 3 का जो ये पार्ट है, इस पार्ट का नाम है मैग्नेट। यानी हम बात कर रहे हैं चुंबक की और हम बात कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। हम बात कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की, यानी बात हो रही है मैग्नेट की और बात हो रही है अर्थ मैग्नेटिज्म की, यानी ये बातें हो रही हैं। अब क्योंकि एक बार मैग्नेट के बारे में बेसिक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि एक बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर पीस होता है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, आप सबने देखा है, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसका एक हिस्सा
जिसे नॉर्थ पोल कहा जाता है और दूसरा हिस्सा जिसे साउथ पोल कहा जाता है। एक बच्चा कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला? नाइस क्वेश्चन। कैसे पता चला कि एक चुंबक के एक पीस को नॉर्थ पोल कहा जा रहा है और दूसरे पीस को साउथ पोल कहा जा रहा है? तो ये ऐसे ही किसी ने हवा में नहीं कह दिया, इस चीज को पृथ्वी की चुंबकीय ताकत से रिलेट करके बताने की कोशिश की गई है और एक्टिविटी परफॉर्म करके सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि जब एक मैग्नेट के टुकड़े को धागे से फ्रीली लटकाया जाता है तो यह देखा गया कि एक मैग्नेट का टुकड़ा अपने आप को फ्रीली सस्पेंड करता है कुछ इस प्रकार कि उसका एक हिस्सा पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और उसका एक हिस्सा पृथ्वी के साउथ की तरफ पॉइंट करता है। अगर उस मैग्नेट को उसकी उस पोजीशन से हिलाने की भी कोशिश की जाए तो वो लौटकर अपने आप को एक फिक्स्ड एंगल पे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा, हल्का सा टेढ़ा अपने आप को सस्पेंड करता है। इसके बारे में हम आगे जाके जरूर पढ़ेंगे। और वो मैग्नेट का हिस्सा जो पृथ्वी के नॉर्थ की दिशा की तरफ पॉइंट करता है उसे नाम रख दिया गया नॉर्थ पोल, और मैग्नेट का वो हिस्सा जो पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है उसका नाम रख दिया गया साउथ पोल। अब मैग्नेट के बारे में और डिटेल में स्टडी होने लगी तो क्या चीजें सामने आई मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल ऑब्वियसली बात है लेफ्ट एंड पे है, ये साउथ पोल ऑब्वियसली बात है राइट एंड में है। तो अगर मैं इस कॉर्नर से बात करूं और इस कॉर्नर की बात करूं तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इस लेंथ को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। और अगर मैं नॉर्थ की लोकेशन और साउथ की लोकेशन से बात करूं तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। बिल्कुल सही, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। एक बच्चा कहता है ये क्या बात हुई भाई, नॉर्थ पोल भी तो लेफ्ट कॉर्नर पे लाई कर रहा है, साउथ पोल भी तो राइट कॉर्नर लाई कर रहा है। हाँ मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल लेफ्ट कॉर्नर पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चिपका दे। तो इतना हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ पोल का होता है, इतना हिस्सा जो होता है वो साउथ पोल का होता है। और पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, इस बात को हमने बचपन में भी एक्टिविटी से डिमॉन्स्ट्रेट करके देखा था कि जब किसी चुंबक के टुकड़े के पास आयरन फिलिंग्स को लाके रखा जाता है, so those iron fillings try to align themselves in a particular manner, in a particular pattern, but whenever they align themselves, the alignment is always found to be greater at the poles। यानी उनका प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी या उनके द्वारा होने वाला या दिखने वाला आकर्षण हमें पोल्स पे सबसे ज्यादा नजर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी मैग्नेट या किसी भी चुंबक के आसपास का वो इलाका जिस इलाके में उसकी चुंबकीय ताकत का एहसास किया जा सकता है उस इलाके को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में कहे तो मैग्नेटिक फील्ड। और उस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का अनुमान उस चुंबक के चुंबकीय पोल्स की मदद से होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। तो हर एक चुंबक के हर एक मैग्नेटिक पोल की ताकत बराबर हो ये जरूरी नहीं है। कुछ मैग्नेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, कुछ मैग्नेट्स आर वेरी वीक मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट पहाड़ों से लाया जाता है वो एक्चुअली में बहुत वीक मैग्नेट होता है, लेकिन उसकी मदद से जो बार मैग्नेट बनाया जाता है वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियली क्रिएटेड मैग्नेट होता है, लेकिन एक अच्छा खासा मैग्नेट होता है। तो आपको ये बातें समझ आ रही हैं जो मैं पुरानी बातों से रिलेट करते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और भाग 3 के उस हिस्से पे ले जाऊंगा जो एक्चुअली में हमें लगेगा कि यार ये कुछ क्लास 12 की बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी तक सारी बातें आपको लग रहा होगा कि पहले भी हुई हैं, लेकिन जरूरी है क्योंकि क्लास 12 में भी ये बातें शामिल हैं। आओ कुछ और बातें करते हैं। ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इस मैग्नेट के बीचों बीच पास करने वाली जो लाइन है, बीचों बीच पास करने वाली इस लाइन को हम कहते हैं मैग्नेट की एक्सियल लाइन। इसे कहते हैं मैग्नेट की एक्सियल लाइन। और इसी मैग्नेट के सेंटर से पास करने वाली अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, इसी मैग्नेट के सेंटर से पास करने वाली अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं तो इसे कहते हैं मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन। इसे कहते हैं मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन। अब सवाल ये आता है कि सर ये शब्द तो हमने पहले भी सुना है। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड can be derived or can be calculated or can be evaluated or can be verified at 2 points, one which is called as axial point
and one which is called as equatorial point. एक्सियल पॉइंट हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो हम फील्ड का अनुमान एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं और हम फील्ड का अनुमान वाई एक्सिस पे भी कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है सर ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन निकाल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन निकाल सकते हैं। जी हां मेरे क्लास 12 के बच्चों, ये वो चीज है या वो टॉपिक है जो मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं चाहता हूं कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने और इस बात का रिश्ता निकालें क्या आपको समझ आ जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 12 का यूनिट नंबर 3 इस समय पढ़ रहा है, बखूबी सी बात है कि वो यूनिट नंबर 1 पढ़कर आया है। तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 पढ़ी है तो मेरी ये बात आपको समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूं। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़कर आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक उसी प्रकार एक मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है डायपोल के पास, हाँ मुझे ये कहना चाहिए डायपोल के पास, तो ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, रैदर डायपोल के पास। तो जब हमने एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा था तो वो टिपिकली हमने डायपोल के लिए पढ़ा था और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप अच्छी तरह जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। An electric dipole is a system of two charges such that both are equal in magnitude but opposite in sign, separated by some distance. Class 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप बखूबी पढ़कर आए हैं कि अगर ये एक प्लस क्यू चार्ज है और अगर ये एक माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के बीच में जो ये दूरी है इसे कहा गया था 2a, और अगर मैं सिर्फ बीच से दूरी नापूं तो ये सिर्फ a है और ये सिर्फ a है। इस प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की इस जोड़ी को, इस प्लस क्यू चार्ज और इस माइनस क्यू चार्ज की इस जोड़ी को नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक डायपोल। बिल्कुल सही आपने सुना, इसे नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल जिस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़कर आए ठीक उसी तरह a piece of a magnet has a north pole and has a south pole and therefore it is also called or it is also आप कह सकते हैं कि इस नाम से इसे पुकारा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल की ताकत होती है और उस ताकत को हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक डायपोल की भी ताकत होती है और उसे कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जिस तरह से आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल p वेक्टर होता है which is equal to the product of any charge q and the distance between both the charges। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is also equal to product of मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही आपने सुना, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की। हर एक चुंबक के हर एक पोल की अपनी एक ताकत होती है, हर एक डायपोल में हर एक चार्ज की अपनी एक ताकत होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में हर एक चार्ज की अपनी एक ताकत होती है, ठीक उसी प्रकार एक मैग्नेटिक डायपोल में हर एक पोल की अपनी एक ताकत होती है। यहां पे चार्ज की ताकत को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहां पे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कितने कूलम का है। और यहां पे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मतलब कि इस पोल की चुंबकीय ताकत कितनी है। यहां पे चार्ज का सिंबल Q है और यहां पे मैग्नेटिक पोल का सिंबल होता है M1 और M2। तो अगर इसे M1 कहा गया है तो इसे M2 कहा जाएगा, या सिंपल शब्दों में कहूं इसे अगर प्लस M कहते हैं तो इसे हम माइनस M कहेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक ही तरीके से दो अलग जगह अप्लाई किया जा रहा है। वहां पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक डायपोल की, यहां पे बात हो रही है मैग्नेटिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल में अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हमने नाम दिया था ई एक्सियल। ई एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल, और ई एक्सियल के बाद हमने पढ़ा था ई इक्वेटोरियल। अब मेरे बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं ई एक्सियल, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल। और अगर मैं यहां लिखता हूं ई इक्वेटोरियल, तो ई इक्वेटोरियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। अब क्वेश्चन ये आता है, सर यूनिट 3 चल रही है, बातें यूनिट 1 की कर रहे हो। यही जरूरी है कि अगर आप यूनिट 3 के इस हिस्से पे पहुंच चुके हो और अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिट नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी सीरीज का लिंक शेयर कर दूंगा, आप देखना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो सारी बातें जो हम पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भाग में, वो रिपीट होंगी इसमें। मतलब सर आप डेरिवेशन नहीं कराओगे? नो स्टूडेंट्स, मैं आपको बी एक्सियल की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको बी इक्वेटोरियल की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर आपने ई एक्सियल समझ लिया तो बी एक्सियल उसकी कॉपी है। सिर्फ एक फर्क है, यहां पे बात हो रही है चार्ज की, यहां पे बात होगी पोल की, यहां पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक डायपोल की, यहां बात होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल अगर P है तो यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है m वेक्टर, व्हिच इज इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। इनके बीच का जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक लेंथ, इसे 2a भी कहते हैं और इसे 2l भी कहते हैं। एक बात मेरी सजेशन है कि तसल्ली से बोर्ड पे मेरे द्वारा दी गई ये सारी की सारी सूचना को आप अच्छे से देखो, अच्छे से घुरो, अच्छे से समझो। अब तक मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके काम आएगी। और यही वजह है कि मैं बार मैग्नेट के बारे में आपको इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डेफिनेटली जिसका जिक्र मैंने भी किया वो है हमारी मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल का यहां पे जिक्र हो चुका है और आपके सामने ये बेसिक चीज आपको समझ आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई एक्सियल की डेरिवेशन करी थी, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा ई एक्सियल शॉर्ट डायपोल में निकल कर आया था 2kp/r³। अगर आपको याद हो, ई इक्वेटोरियल निकल कर आया था kp/r³। ये डेरिवेशन के अंत में जो फॉर्मूला डिराइव हुए थे, मैं उनका जिक्र करते हुए बता रहा हूं। यही चीज अगर मैं बी एक्सियल करता हूं तो बी एक्सियल का जो रूप है वो कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा। 2 अपनी जगह रहेगा, k अपनी जगह रहेगा और p बन जाएगा कैपिटल M, और r³ को हम कभी कभी d से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2km/d³। बस कांस्टेंट k जो यहां पर है और कांस्टेंट k जो यहां पर है वो अलग होता है। अब वो क्या होता है आपको अभी समझ आ जाएगा। कमिंग बैक टू द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, द बेसिक्स ऑफ मैग्नेट जिनकी मैं बातें कर रहा था, ये आपके सामने। अब सवाल ये आता है सर इन सारी बातों में और हमारे लिए क्या समझना जरूरी है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो इलाका जिसमें उस मैग्नेट के द्वारा किसी दूसरे मैग्नेट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन, या किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा उसके आसपास का वो इलाका जिसमें किसी दूसरे चार्ज के द्वारा महसूस किया जा सकता है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, उसे चार्जेस के केस में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैग्नेट के केस में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आप 10th क्लास में पढ़कर आए हो। मैं चाहूं तो बहुत डिटेल में बता सकता हूं, लेकिन अगर 2-4 बातें 10th वाली रिपीट करके आपको यह कह देता हूं कि स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस पूरे वीडियो को बताने के पश्चात एक बार किताब खोल के पूरा डिटेल में पढ़ लेना, तो इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज, मेरे द्वारा सारी जानकारी देने का है तो टाइम सेव होगा। दूसरी चीज, मैं लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ आपको बता पाऊंगा। और तीसरी चीज, पढ़ के तो आप ही को फायदा मिलेगा ना, कॉन्सेप्ट तो आप ही का क्लियर होगा ना, रीडिंग करोगे तो समझ तो आप ही को आएगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो भी करेंगे फायदा आप ही को पहुंचेगा। तो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are the imaginary lines which are drawn around a magnet such that the presence of these lines will represent the strength of a magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे खत्म होती है। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो आइए एक छोटा सा आपको इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं और छोटा सा इसका डायग्राम बना के इसे समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके दिमाग में पुरानी चीजें जो 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं वो आपको याद आती चली जाए और आपको यकीन होता चला कि हाँ यार ये बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं। तो आइए सीधा बात करते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अगर मैं एक मैग्नेट का टुकड़ा बनाता हूं, तो एक मैग्नेट का टुकड़ा बनाने के बाद इस मैग्नेट के पास है नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट के पास है साउथ पोल। तो मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसी फील्ड लाइंस हैं जिन्हें हम बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से शुरू होती है? नॉर्थ पोल से शुरू होती है और नॉर्थ पोल से शुरू होके वो कहां पे एंटर कर रही है? वो साउथ पोल में एंटर कर रही है। नॉर्थ पोल से शुरू होके वो कहां एंटर कर रही है? साउथ पोल में एंटर कर रही है। तो नॉर्थ पोल से वो निकल रही है, नॉर्थ पोल से वो निकल रही है और साउथ पोल में वो एंटर कर रही है, साउथ पोल में वो एंटर कर रही है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर रही है, तो इस तरह का डायग्राम आज आप पहली बार नहीं देख रहे हो। अगर मैं एरोज बनाऊं तो नॉर्थ से साउथ की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से बाहर निकलते हुए, नॉर्थ से बाहर निकलते हुए और साउथ में एंटर करते हुए। ये पुरानी बातें, सब पुरानी, लेकिन हमें क्या जानना है? इस पूरी मैग्नेटिक पोल लेंथ को या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, यहां पे पोल की ताकत, यहां पे पोल की ताकत और उनके बीच में उनके डिस्टेंस की ताकत 2L कह लीजिए या 2A कह लीजिए। इसे जानबूझ के 2L या 2A लिखा जाता है ताकि जब आधे डिस्टेंस की बात हो तो फ्रैक्शन में बात ना हो। यहां भी A लिखा जा सके, यहां भी A लिखा जा सके। अगर मैं पूरे को A बोलता तो यहां मुझे A/2 लिखना पड़ता, यहां मुझे A/2 लिखना पड़ता। बीच में से जो लाइन है इसे इक्वेटोरियल लाइन कहा जा रहा है, ये जो लाइन है इसे मैग्नेटिक लाइन कहा जा रहा है। अच्छी तरह आपको पता है। अब एक चीज बता दूं, that these magnetic field lines are long continuous curves which begin from the north pole of a magnet and end at the south pole of the magnet. The presence of these magnetic field lines is more prominent, बहुत ज्यादा होती है near the poles, यानी poles के पास मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है? The tangent drawn on a magnetic field line at a given point, देखो ध्यान से, the tangent drawn on the magnetic field line at a given point, 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 at a given point gives the direction of magnetic field at that point। यानी इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक कंपास रखा जाता है तो वो किस दिशा में पॉइंट आउट करेगा, वो इस डायरेक्शन से पता चलता है। और आपको याद होगा कि बचपन में एक और चीज हमें पढ़ाई गई थी कि अगर ये एक बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट से अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मान लीजिए तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सो नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट। एक बच्चा बोला क्यों? बिकॉज इफ दिस हैपेंस देन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट यहां बनेगा और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट यहां बनेगा। तो एट अ गिवन पॉइंट there will be two directions of magnetic field which is practically not possible। इसलिए जो लिखा है उसे घूरो, इसलिए जो बताया है उसे देखो, समझो, जानो, परखो, पहचानो, आपको चीजें समझ आएंगी। माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट इतना समझ आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। यहां पे जो मैं आपको ये सारी बातें बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सारी बातों को सिखाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि पुरानी बातों के बेसिस पे आपको नया ज्ञान समझ आ सके। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है that why two magnetic field lines cannot intersect each other or cannot cut at a point, तो आप सिंपल शब्दों में आंसर लिख सकते हैं that two magnetic field lines cannot intersect each other at a given point because if that happens then at a given point of intersection there will be two directions of magnetic field which is practically not possible, hence two magnetic field lines cannot intersect each other। I hope ये आपको समझ आया। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से कोरिलेट किया, यानी जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जोड़ी
इलेक्ट्रिक डायपोल बनाती है, ठीक उसी तरह से एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जोड़ी मैग्नेटिक डायपोल बनाती है। जिस तरह से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक उसी तरह मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब आपको अगर एक चीज और याद हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ देयर इज अ चार्ज Q1 and there is another charge Q2, then both the charges will either attract each other or repel each other with some force which is given by the expression that F is directly proportional to the product of the magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of the distance between both the charges। अगर आपको याद हो, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, और क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू K, पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात को हम इस यूनिट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बातों को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोरिलेट कर चुके हो, चाहते हैं क्या हो? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल देते कि ये वाला भाग इज वेरी वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। लो, मैंने बोल दिया। हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, many topics that I'm going to tell you and that I'm not deriving means I want you to immediately correlate those topics with the topics of electrostatics, and we should not waste our time, or I should not spend more time on making you to derive those things again because they are very similar with just some changes in the symbols। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल मोमेंट की जगह P लिख रहे हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जगह M लिख रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की जगह चार्ज का सिंबल Q लिख रहे हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में या मैग्नेट के इस टॉपिक में हम मैग्नेट की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M लिख रहे हैं। तो जिस तरह से कूलम्स लॉ वहां है उसी तरह से कूलम्स लॉ यहां भी है। अब यहां पे पढ़े जाने वाले कूलम्स लॉ का अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं तो चलिए यहां बनाता हूं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले वाले पोल की ताकत दूसरे वाले पोल की ताकत, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों पोल के बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर, विच वेयर R इज डेफिनेटली इक्वल टू 2L। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर यहां पे मैं जगह बना लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर यहां पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कैपिटल K होता है, ना कि स्मॉल k। तो K m1 m2 बाय R स्क्वायर, स्मॉल k भी कभी कभी लिख लेते हैं बट मैं फिलहाल कैपिटल K लिख रहा हूं ताकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले के साथ कंफ्यूज मत हो। लेकिन दिस K इज नॉट 1/4 pi epsilon naught, but definitely this K is equal to mu naught upon 4 pi। ये वही वाला K है जो आप बायोट-सैवर्ट लॉ में पढ़कर आए हो। तो याद करो वहां पे स्मॉल k था, तो लेट अस स्टिक आवरसेल्फ टू स्मॉल k एंड डू नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि मतलब चेंज हुआ है, थोड़ा सा लिखने में सिंबॉलिक वार्तालाप, सिंबॉलिक चेंज आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं। वेयर म्यू नॉट यू नो वेरी वेल इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते थे, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ आ रही हैं, ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे, आइए। टॉपिक शुरू हो चुका है हमारा कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म का। तो वही सारी थ्योरी, वही सारी डेरिवेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर आए हैं वो सब कुछ रिपीट होता है यहाँ पे, वो सब कुछ रिपीट होता है। तो वो सारी बातें जो रिपीट होती है मैं उनकी समरी जरूर यहाँ पे बना दूंगा ताकि आपको वीडियो लेक्चर खत्म होते होते इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे वीडियो लेक्चर का खात्मा होने के बाद किताब खोल के पढ़ना क्या है। तो चलिए सीधा सीधा बोलने जा रहा हूं, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। बात कर रहा हूं मैं किसकी, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म की। अब सवाल आता है चलिए कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है। अरे वेरी सिंपल बच्चों, ये कहता है F इज इक्वल टू K, पहला वाला पोल दूसरा वाला पोल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब हमें डिटरमाइन करना है। लेट अस से हमें किसी ने कहा हाउ टू डिटरमाइन पोल स्ट्रेंथ। किसी ने कहा पोल स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होगी, और यहां पे K क्या है,
के आप अच्छी तरह जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, और म्यू नॉट क्या होता है आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 वेबर्स पर एम्पियर मीटर। ये पुरानी बातें, सब पुराना है, आप पहले भी पढ़ कर आए हो। ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको आज पहली बार पढ़ा रहा हूं, आपके सामने सारी चीजें जो लिख रहा हूं ये सब पुरानी बातें हैं, और ये देखकर ही आपको इस बात से एहसास हो रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने है, आपको दिख रहा है। अब सवाल आता है हमें सर पोल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए लेट अस टेक, मैं यहां लिख रहा हूं लेट अस टेक फोर्स एज 10 का पावर -7 न्यूटन। यह माना गया, एंड लेट आर बी इक्वल टू 1 मीटर। तो ये फॉर्मूला है, ये के की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 का -7 वेबर्स पर एम्पियर पर मीटर। आपके सामने ये बेसिक चीज आपको दिख रही है। अब अगर मैं इसे 10 का पावर -7 मान लेता हूं, चलो जी मान भी लो, 10 का पावर -7 इज इक्वल टू के की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर -7, m1 m2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया m² डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 पाई, क्योंकि है तो दोनों बराबर ही ना एक तरह से। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10 का पावर -7 से 10 का पावर 7 तो मुझे मिला m² इज इक्वल टू 1, और मैं कह सकता हूं मुझे मिला m इज इक्वल टू +-1। यानी +-1 का मतलब ये हुआ कि बोथ द पोल्स, या मुझे सिंपल शब्दों में कहना चाहिए दोनों पोल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in sign। आओ बात करते हैं यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की, यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की अगर कोई यूनिट होती है तो वो होती है एम्पेयर मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, एम्पेयर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, जो चीजें आपके सामने हैं या जो चीजें आपको दिख रही हैं, इन्हें देखो ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, और हमारे सामने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब सवाल आता है सर, अगर आप कह रहे हो कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पेयर मीटर है, तो इस एम्पेयर मीटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आओ इस एम्पेयर मीटर की डेफिनेशन मैं यहां लिखता हूं। देखिए द strength of a magnetic pole, the strength of a magnetic pole is said to be 1 ampere meter तब जब it either attracts or repels another pole with a magnetic force। I repeat my sentence, another pole with a magnetic force of value 10 का पावर -7 न्यूटन। यानी जब इतने फोर्स से एक मैग्नेटिक पोल दूसरे मैग्नेटिक पोल को रेपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तब जब दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी, तब उस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम यहां पे 1 एम्पियर मीटर मान सकते हैं। 2 मार्क्स की डेफिनेशन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आपको बखूबी बतानी तो आनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन किस चीज की है? एम्पियर मीटर की। आई होप कि कूलम्स लॉ वाली बात आपको समझ आ गई। अब सवाल ये आता है सर, कूलम्स लॉ आपने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्सियल हम पढ़ कर आए थे 2 kb/r3, तो यहां बन जाएगा 2 kb/r3 देगा 2 km/r3, यानी k तो k है लेकिन मतलब अलग है, और q की जगह यहां पे चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल आया, और कैपिटल P की जगह कैपिटल M आया, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। आओ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है, इसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, यहां पे लिख देता हूं मैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द पोल्स। तो भैया मैग्नेटिक पोल की यूनिट कितनी है? एम्पेयर इनटू मीटर, और 12 की यूनिट कितनी है? इनटू मीटर। तो ये बन गया एम्पेयर मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार घूर लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार देख लीजिए,
है मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लीजिए। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए, ये वो चीज है जो आपको पता चलनी चाहिए, और ये वो चीज है जो आपको नजर आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये क्या चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बहुत सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैग्नेटिक फील्ड में लगानी शुरू कर दी है, और जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको सबकी समरी दूंगा, तो समरी दे रहा हूं, वर्बल दे रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं और बताना चाहता हूं, जो कि मैं एक डिटेल वर्जन में आपको बताऊंगा, ताकि जब आप किताब खोलो तो आपको थोड़ा भी अचंबा ना हो या थोड़ा भी डाउट ना लगे। तो अभी वर्बली सुनो, वर्बली आपको क्या सुनना है, सुनो। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बाद में बोलते हैं ना, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करी चार्ज की, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करी मैग्नेट की। चार्ज तेरी ताकत को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट तेरी ताकत को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंगल चार्ज की ताकत को कहते हैं, एक सिंगल चार्ज की ताकत को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो एक बच्चा कहता आपने थोड़ी देर पहले जो कहा था चार्ज की ताकत, अच्छा ठीक है, ऐसा बोल देते ना, चार्ज की ताकत तेरे क्षेत्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट तेरी ताकत के क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या चार्ज के ताकत के क्षेत्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट की ताकत के क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को मैग्नेटिक फील्ड, कंफ्यूज मत होइएगा। चार्ज के ताकत के क्षेत्र को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट की ताकत के क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से बनने वाले डायपोल को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। एक पॉजिटिव नॉर्थ पोल या नेगेटिव साउथ पोल की मदद से बनने वाले दो डायपोल को कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और एक मैग्नेटिक डायपोल की क्वांटिटी या स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम मीटर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। मैंने यहां लिख के दिखाया था एम्पेयर मीटर स्क्वायर। एक सिंगल चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एक सिंगल पोल की यूनिट होती है एम्पेयर मीटर। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों आपको बातें समझ आ रही हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में F इज इक्वल टू K M1 M2 बाय R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से निकाला जाता है, एक एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से निकाला जाता है, एक एक्सियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल लाइन पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 2kp by r क्यूब। मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 2km by r क्यूब या d क्यूब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था kp by r क्यूब। मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा km by d क्यूब या r क्यूब। यह सब कुछ तो सिमिलर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब सवाल आता है सर ऐसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना पढ़ने के बाद टॉर्क का टॉपिक भी था, गॉसेस थ्योरम का भी टॉपिक था, याद करो टॉर्क का टॉपिक था, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल का टॉपिक था। क्या वो सारी बातें हम मैग्नेटोस्टैटिक्स से मैच नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। अब जो बची हुई बातें हैं उन सारी बातों की सिमिलैरिटीज लेकर, यानी द सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स लेकर मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने जरूर पेश होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर का समाप्त मैं यही ऐलान करता हूं। इनफैक्ट इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताई हुई सारी बातों के बेसिस पे आप अगर बुक खोलेंगे तो बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त और समय दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। बहुत जल्द लौट कर आऊंगा वीडियो लेक्चर नंबर 15, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सीरीज का तो 15वां वीडियो लेक्चर होगा, लेकिन यूनिट 3 के भाग 3 का दूसरा वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स की बची हुई सिमिलैरिटीज के बारे में बातें करूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को पक्का पक्का आपके लिए करूंगा। वंस अगेन थैंक यू माय डियर लवली चिल्ड्रन, and most importantly, do not forget to share this video lecture with your maximum friends. Thank you.